लेकिन इस स्कीम को सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लागू करने से पहले इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था, डायलॉग होना चाहिए था और इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे लगाना चाहिए। जिसकी 3 साल सर्विस होगी या 4 साल सर्विस होगी उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड लेगा। ये आपकी जब हमने कहा कि ये स्कीम गलत है और डिजास्टर वेटिंग टू हैपन है, तो हमको कहा गया कि ये स्कीम हमारी तो है ही नहीं। सरकार ने कहा ये स्कीम हमारी तो है ही नहीं, ये स्कीम तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। आप देखो उनके चीफ्स इसको बेच रहे हैं, हमसे सहायता मांगी, हम तो सहायता दे रहे हैं। सरकार खुद जानती है कि 4 साल का जो सैनिक है वो डिजास्टर होगा देश के लिए। एक अच्छा सैनिक बनने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं। कोई भी सैनिक आज देश के लिए कुर्बानी नहीं देता। वो कुर्बानी देता है अपनी रेजिमेंट के लिए, अपने रेजिमेंट के नाम के लिए, नमक और निशान के लिए। और वो एस्पिरिट डी कोर पैदा करने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है और चारों ओर इस योजना को लेकर ज्ञान भी खूब बट रहा है। कोई सही बता रहा है तो कोई गलत भी बता रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो ज्ञान बट रहा है वो ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो। और यही जानकारी लेने हम देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब के पास पहुंचे हैं। सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, अग्निवीर योजना के बारे में सबसे पहले सीधा सा सवाल है आपसे कि क्या आप सोचते हैं, सही है, गलत है, क्या कहना है आपका इस बारे में? अग्निवीर योजना जो है देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, देश की छवि के साथ जुड़ी हुई है। बड़ा लाजमी है कि ऐसी स्कीम को लागू करने से पहले इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था, डायलॉग होना चाहिए था और इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे लगाना चाहिए था। लेकिन इस स्कीम को सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर थोपा। यहाँ तक कि जब हमने कहा कि ये स्कीम गलत है और डिजास्टर वेटिंग टू हैपन है, तो हमको कहा गया कि ये स्कीम हमारी तो है ही नहीं। सरकार ने कहा ये स्कीम हमारी तो है ही नहीं, ये स्कीम तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। आप देखो उनके चीफ्स इसको बेच रहे हैं, हमसे सहायता मांगी, हम तो सहायता दे रहे हैं। लेकिन सरकार खुद जानती है कि 4 साल का जो सैनिक है वो डिजास्टर होगा देश के लिए। क्योंकि एक अच्छा सैनिक बनने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं। कोई भी सैनिक आज देश के लिए कुर्बानी नहीं देता। वो कुर्बानी देता है अपनी रेजिमेंट के लिए, अपने रेजिमेंट के नाम के लिए, नमक और निशान के लिए। और वो एस्पिरिट डी कोर पैदा करने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं। फिर आज सेना में बड़ा सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट है। एक-एक पीस ऑफ इक्विपमेंट जैसे तंगुष्का है या हमारी रिपोर्टर रडार है, 35 से 40 करोड़ का एक पीस है। उसमें माहिर होने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं। अग्निवीर को आप 4 साल में डिस्चार्ज कर दोगे 75%। ऐसे में इससे पहले कि वो उस इक्विपमेंट की देखभाल कर सके, उसको ऑपरेट कर सके, उसको समझ सके, बाहर निकल जाएगा। आजकल की लड़ाई जो है वो लड़ाई ब्रॉन्ज की नहीं है बट ब्रेन्स की लड़ाई है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बहुत बड़ी पैमाने पर है। ऐसे में मेरे मुताबिक अग्निवीर जो है देश के लिए काफ़ी से ज़्यादा हानिकारक होंगे। जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो बड़े पैमाने पर जो सर्विंग सोल्जर्स हैं या सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो तो इसकी निंदा नहीं कर सकते थे। लेकिन रिटायर्ड आर्मी चीफ्स, नेवल चीफ्स, एयर चीफ्स, आर्मी कमांडर्स, कोर कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स, पुराने डीजीएमओज जिनको हज़ारों साल का तजुर्बा था, गवर्नमेंट को बार-बार सावधान किया कि ये स्कीम जो है हानिकारक है और इसकी वजह से आप इलेक्शन में भी बहुत नुकसान होगा, खास करके वो स्टेट्स जहाँ से लोग भर्ती में आते हैं और बॉर्डर स्टेट जितनी भी है, और सरकार को उसका नुकसान हुआ भी। और तो आने वाली 4 इसमें जो बदलाव अभी किए हैं हाल फिलहाल में, उनको किस तरह से देखते हैं? वो भरपाई है? कहीं कुछ थोड़ा-सा सही होगा या नहीं? देखो सरकार कह रही है हम 10 मेंबर की एक कमेटी बना रहे हैं जो इसमें टिंकरिंग करेगी और ऐसे चीज़ें को दुरुस्त करेगी जिनकी आज मांग उठ रही है। आज पार्लियामेंट इलेक्ट हो चुका है, नई लोकसभा आ गई है, नई राज्यसभा आ गया। बड़ा लाजमी है कि इस स्कीम को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए और एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो ऑल पार्टी कमेटी हो वो इस स्कीम को देखे और या तो स्कीम को बहुत बड़े पैमाने पर मॉडिफाई करने की आवश्यकता है या स्कीम को रद्द करने की आवश्यकता है। मियर टिंकरिंग जो है वो जो स्कीम देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़ी हुई है उसमें टिंकरिंग जो है बड़ी नुकसानदेह हो सकती है देश के लिए। यानी कि सीधा जहाँ तक समझ पा रहा हूँ मैं, आपका ये भी साथ में कहना है कि सेना को कमज़ोर करेगी ये। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, सेना को नहीं, नेवी को भी कमज़ोर करेगी और एयरफोर्स को भी कमज़ोर करेगी। अगर आपने देखा है 2 रिटायर्ड नेवल चीफ ने साफ तौर पे कहा है कि एक अच्छा नौसैनिक बनने के लिए 7 से 8 साल कम से कम लगते हैं। अग्निवीर तो आपके 25% को रिटेन करोगे, 75% को निकाल दोगे। तो इससे पहले कि वो उस इक्विपमेंट को चला सके, उस जहाज़ में योगदान दे सके, आप उसको निकाल दोगे। जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, मैं खुद हवाई चालक रह चुका हूँ। पायलट लड़ाई लड़ते हैं,
ग्राउंड क्रू है वो हवाई जहाज़ को तैयार करता है, उसको वेपनाइज़ करता है, उसमें सेंसर्स लगाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेजेज़ लगाता है, जैसे लेज़र वार्निंग रिसीवर, रडार वार्निंग रिसीवर वगैरह। आज के माहौल में जो आपका सबसे घटिया हवाई जहाज़ है, जिसको आप रिटायर कर रहे हैं MiG-21, उसको भी क्लियर करने के लिए हम किसी भी एयरमैन को हाथ नहीं लगाने देते जब तक उसकी 7 से 8 साल सर्विस हो। हमने 1600 करोड़ रुपए का राफेल खरीद रहे हैं। क्या 3 से 4 साल वाले सर्विस वाले उसको जब क्लियर करेगा, क्या हवाई सैनिक जो है या पायलट है उसको उड़ेगा? बड़े पहले से आप जुड़े हैं, मैं देखता रहा हूँ, बड़ा एक्सपीरियंस भी आपका रहा है, तमाम देश के बड़े-बड़े चैनलों में भी आप बैठते हो और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उससे भी खूब जानकार रहे हैं आप, लगातार वॉच करते हैं। ये बड़ी चूक रही है कहीं न कहीं सरकार की, हड़बड़ी रही है, क्या रहा है? देखो, सरकार ने साफ तौर पे कहा इनिशियली कि पेंशन और सैलरी बिल जो है बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से मॉडर्नाइज़ेशन के लिए पैसा नहीं है। उस पेंशन बिल और सैलरी बिल को कम करने के लिए ये स्कीम लगाई। जब स्कीम की आलोचना होनी शुरू हुई, तो उन्होंने अपना विचार जो है बदली कर दिया, कहा कि इसको निगाह में रखे नहीं किया, लेकिन वास्तव में यही कारण था जिसके लिए किया गया। अभी भी जो हमारा डिफेंस बजट इस साल का है, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट दिया है। अगर आपको सैलरी और पेंशन निकाल दिया जाए, तो केवल 1.5% जीडीपी का है, जबकि कम से कम 2.5% से 3% होना चाहिए। चाइना का जो डिफेंस बजट है 3.5% उसकी जीडीपी का है, जब उसकी जीडीपी $11 ट्रिलियन है। और उसकी वायुसेना, उसकी नौसेना, उसकी आर्मी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है। उसके बावजूद हम केवल 1.5% जीडीपी लगा रहे हैं अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए। मेरे मुताबिक ये एक किस्म से खिलवाड़ है देश की सिक्योरिटी के साथ। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, यानी कि कहीं न कहीं बजट से भी आप खुश नहीं हैं कि इससे सेना के हाथ मजबूत नहीं होंगे। बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। जो सरकार कह रही है हमने बहुत बड़ा बजट दिया है, जो लास्ट ईयर का आरई स्टेज का बजट था, रिवाइज़ एस्टीमेट जो था, उससे भी आज का जो बजट है उससे कम है। तो वास्तव में एक किस्म से मैंने जैसे कहा है कि बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर देश सिक्योर नहीं होगा, तो आपके बाकी सारे जितने भी योजनाएँ हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और आपके 2 लाइव दुश्मन है, 2 लाइव बॉर्डर्स हैं, जो हर समय ताक में रहते हैं कि आपको नुकसान पहुँचाएँ। हर दिन हादसे होते हैं, चाइना और पाकिस्तान का कोलिजन साफ तौर पे नज़र आता है। उसके बावजूद और बहुत बड़ी खामियाँ हैं, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर। हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री में लोग हैं, वो कहते हैं अगली लड़ाई जो होगी शॉर्ट एंड स्विफ्ट होगी, यानी दूसरे दिन में 7 से 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। और आपके पास जो वॉर वेस्टेज रेट्स हैं, मैक्सिमम आप कह रहे हैं कि 10 ही दिन के लिए रखेंगे। जबकि आप रशिया यूक्रेन की वॉर देखो तो 3 साल होने जा रहे हैं। हमास और इज़राइल की लड़ाई देखो तो 9 महीने चल रही है। अगली लड़ाई अगर होती है चाइना के साथ में या पाकिस्तान में, वो छोटी लड़ाई नहीं होगी, बहुत लंबी लड़ाई होगी। इसलिए बहुत लाज़मी है कि बहुत बड़े पैमाने पर अपने रिज़र्व्स को बिल्ड अप किया जाए। आज यूक्रेन 1 मिलियन ड्रोन्स हर साल बनाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम 1000 ड्रोन्स हर दिन इस्तेमाल कर रहा है। और आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर नए प्रकार के वेपन सिस्टम्स आ जाएँगे, नए प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँगी, जिनको यू हैव टू इक्विप द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विद द राइट टाइप ऑफ वेयरविथॉल टू फाइट अ फ्यूचर वॉर। वो पॉसिबल नहीं है इन द वेरी लिमिटेड बजट। बात तो अग्निवीर को लेकर कर रहे थे आपसे, आपके विचार जान रहे थे, लेकिन आपने ये और गहन और बहुत ही विमर्श की बात कर दी, विचार अधीन कर दी कि जो सेना के लिए बजट है या जो तैयारी है, उसको लेकर भी सैटिस्फैक्शन नहीं है और जो सही ट्रैक पे है, वो चीज़ें नहीं जा रही। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत कुछ बना रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम 25th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं डिफेंस का। लेकिन हमारी आवश्यकताएँ आज हैं। हमारे तेजस, अब देखो हमारे पास 42 स्क्वाड्रन के खिलाफ टोटल 31 स्क्वाड्रन हैं, जिसमें से 11 स्क्वाड्रन जो है 40 साल से पुराने हवाई जहाज़ हैं। उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। आप तेजस के माध्यम से उनको रिप्लेस करना चाहते हो। बट रेट ऑफ प्रोडक्शन आपका केवल 8 हवाई जहाज़ है 1 साल में। आपको कितने साल लग जाएँगे? क्या चाइना वेट करेगा आपकी कि जब तक आपके पास स्क्वाड्रन्स नहीं होंगे तब हम लड़ाई करेंगे? चाइना को जिस दिन मौका मिला, उस दिन वो आपको धोखा देगा एंड विल स्टैब इन द बैक। अच्छा, एक छोटा सवाल सर और था, वापस लौटते हैं मुद्दे पे अग्निवीर को लेकर। सो बुगाहट जो है आम पब्लिक में, आम जनमानस में, वो ये भी थी कि भारत के दुश्मन जो हैं, वो सीमावर्ती दुश्मन के अलावा जो इंटरनल खतरा भी बहुत बड़ा है। आर्थिक युद्ध जिसे गृह युद्ध की बात की जाती थी। उसके लिए अग्निवीर योजना जो है वो बड़ी कारगर सिद्ध होगी, बहुत बेहतर सिद्ध होगी। हालाँकि ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन
जो लोगों में जो सुगबुगाहट है वो भी है। क्या ऐसा भी है कुछ इस तरह की तैयारी, कुछ सोचा जा सकता है कि रही होगी कुछ? ये तो सरकार ही जाने, लेकिन इस माफ़ी की कई अफवाहें उठ रही है। इसमें कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि सरकार ने इसी वजह से अग्निवीर योजना को स्टार्ट किया हो। कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं उसके बारे में जानता। मुझे नहीं लगता कोई हिडन एजेंडा होगा, क्योंकि सरकार जो है आज के माहौल में विथ अ वेरी एक्टिव मीडिया, कुछ चीज़ भी हिडन नहीं रहती। सूनर देन लेटर लोगों को पता लग जाता है। लेकिन बड़ा लाजमी है कि आज के माहौल में जब लोकसभा और राज्यसभा नियुक्त हो चुके हैं, हर पहलू को डिस्कस किया जाए, विचाराधीन किया जाए, स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए, और अनलेस एंड अनटिल पब्लिक वांट्स इट, अगर अवाम नहीं चाहता, अग्नि जो लोग फौज में भर्ती हो रहे हैं वो नहीं चाहते, तो बड़ा लाजमी है कि इस स्कीम को रिव्यू किया जाए। रिव्यू किया जाए। एक आखिरी छोटा-सा सवाल केवल मात्र आपसे ये है कि इस योजना को बंद कर देना चाहिए या सरकार को इसे दोबारा रिव्यू, दोबारा इसकी समीक्षा करके बेहतर और अच्छे से करना चाहिए? सरकार क्या करती है ये तो सरकार का फैसला है। मैं तो ना सरकार में हूँ, ना ही प्रिंसिपल डिसीजन मेकर हूँ। लेकिन ये स्कीम जो है बड़ी खतरनाक है। देश की एकता और अखंडता और सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए, होमोजेनिटी के लिए ये स्कीम सही नहीं है। देश के युवकों के साथ एक से अन्याय है। उनको 75% को आप निकाल दोगे, कह रहे हैं कि आपको 10% रिजर्वेशन होगी। 10% रिजर्वेशन में टोटल 3,000 से ज़्यादा लोग नहीं अकोमोडेट होंगे। निकालोगे तकरीबन 30 से 35,000। आप कहते हो कॉर्पोरेट उनको एक्सेप्ट करेगा। कॉर्पोरेट कहता है कि ये फौज के रिजेक्ट है। मैं पिछले 9-10 साल से जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिसमें 100 से 125 कंपनी जो हैं, सबसे बड़ी कंपनी देश की, उनको सम्मानित किया जाता है फॉर डूइंग वंडरफुल जॉब। मैं हर साल उनको बोलता हूँ कि हमारे सैनिक जो हैं, बड़े हाई-टेक इक्विपमेंट, बड़े सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, बड़े कठिन वातावरण में ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको सस्टेन करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। उनमें बड़ी काबिलियत है। वो एफिशिएंट हैं, कैपेबल हैं, देशभक्त हैं, उनमें पैट्रियोटिक फर्वर है, और वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक है। उनको नौकरियाँ दीजिए। कहते हैं हम ये नौकरियाँ उनको दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। अब देखो सारी जगह सिक्योरिटी गार्ड के अलावा आप किस माफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो? तो अगर आप समझते हो कि अग्निवीर जिसकी 3 साल सर्विस होगी या 4 साल सर्विस होगी, उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड लेगा, ये आपकी गलत। तो एक नहीं कई खामियां जो है पीके सहगल साहब गिना रहे हैं अग्निवीर को लेकर, और सरकार को लगातार विपक्ष तो बाउंसर फेंक ही रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जो हैं वो भी चेता रहे हैं कि इसकी समीक्षा, इसका रिव्यू बेहद जरूरी है, ताकि ये देश के हित में हो, कहीं अहित ना ये सब चीजें कर बैठे। सहयोगी अभिजीत शर्मा के साथ सूरज अरोड़ा, वॉइस ऑफ पब्लिक, दिल्ली।